नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसका आज आपका क्लास नंबर जो है कि होने वाला है थर्ड क्लास है, ठीक है। और थर्ड क्लास में पढ़ेंगे, 2 क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार का लोड जी सीरीज एमसीबी के द्वारा संरक्षित है। मतलब कि किस प्रकार के एमसीबी को हम लगाएं कि ठीक है जी सीरीज द्वारा लोड संरक्षित है। तो देखिए एमसीबी हमारी मोस्टली 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक एल टाइप होती है, एक जी टाइप होती है, ठीक है। तो जी टाइप जो एमसीबी होती है वो आपके एसी में यूज किया जाता है या आपका माइक्रो ओवन है उसमें यूज किया जाता है। जबकि एल टाइप का जो एमसीबी होता है उसको हम किसमें करते हैं, लाइटिंग के लिए करते हैं और गीजर के लिए करते हैं। ये लोड के लिए सहने के लिए होती है, ठीक है। तो हमारा जी टाइप का पूछा है, तो जी टाइप का जो है कि एमसीबी जो है कि एसी के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा। आजकल अब यूपीएस में जो है कि ऑफलाइन तो यूपीएस रहता है, इसमें ऑनलाइन भी यूपीएस हम लगाते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर सप्लाई। मतलब कि जो पावर में बाधा न डाले, लगातार बिजली को सुचारू रूप से जारी रखे, उसे कहते हैं हम यूपीएस। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस क्या करता है कि परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त करता है, ठीक है। यानी कि इसमें हार्मोनिक्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से क्या करेगा, मुक्त रहेगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसी मोटर के वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो ग्राउलर जो है हमारा 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल ग्राउलर, एक आउटर ग्राउलर। जो इंटरनल ग्राउलर होता है इसमें किसका पूछा है, आंतरिक ग्राउलर का। तो देखिए जो आंतरिक ग्राउलर होता है उससे हम आर्मेचर के शॉर्ट सर्किट का टेस्ट करते हैं कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है, और जो ओपन होता है, ठीक है, उसका हम ओपन सर्किट टेस्ट का परीक्षण करते हैं ग्राउलर से, ठीक है। ग्राउलर किसके लिए किया जाता है, मोटर है, मोटर का जो आर्मेचर होता है बीच में जो घूमता है ना, वही होता है। और उसको चेक करने का, परीक्षण करने का एक उपकरण है जिसे कहते हैं ग्राउलर, ठीक है। तो ग्राउलर जो है हमारा, तो आपका पूछा किसका है, आंतरिक। तो आंतरिक ग्राउलर किसके लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए टेस्ट किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट हमारा ऑप्शन में क्या दिख रहा है, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसके लिए, आंतरिक ग्राउलर के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में मैं देख पा रहा हूं कि सिंगल फेज मोटर है, जो परमानेंट कैपेसिटर का ये फिगर है। इसमें 2 बाइंडिंग है, ठीक है, मेन बाइंडिंग है और एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, ठीक है, जिसको रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है, सिंगल फेज में। तो ये आपका ऑप्शन दिया है कि रेजिस्टेंस स्टार इंडक्शन मोटर रन मोटर, बी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और डी है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। को इस तरीके का जब भी हमारा होता है कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग और मेन बाइंडिंग हो, उसमें केवल एक कैपेसिटर लगा हो, तो हमेशा और हमेशा परमानेंट कैपेसिटर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए आपके जो घरों में पंखा होता है ना, वो यही होता है, कौन सा होता है, परमानेंट कैपेसिटर का होता है,
जिसमें 2 बाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी, ठीक है, और एक बाइंडिंग मेन बाइंडिंग होती है। तो हम समझ सकते हैं कि उसको आप जब पंखा करते हैं तो उसको एक रनिंग बाइंडिंग बोलते हैं कि स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फैन में जो है कि जो पहले अंदर की खांचे की बाइंडिंग होती है उसको हम रनिंग बाइंडिंग कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और प्रेरकत्व इंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है। 4 पोल डीसी मोटर के जो आसन्न पोल है ना उसकी पोलैरिटी को कैसे बदला दिया जा सकता है। तो पोलैरिटी को जब हम करंट की दिशा को बदल देंगे तो मोटर के पोल की जो दिशा होती है बदल जाती है दोस्तों। जब भी करंट की दिशा को आप बदलेंगे तो पोल नॉर्थ साउथ से साउथ नॉर्थ हो जाता है, तो पोल हमारा चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन क्या सही जाएगा, करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करेंगे तो पोल थोड़े ना चेंज होगा, कभी नहीं होगा। और ऑप्शन बी का है करंट को विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे, तो हमारा बी सही हो जाएगा, करंट को विपरीत दिशा में क्या करके प्रवाहित करके, ठीक है। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीएफडी का पूर्ण रूप क्या है। सवाल आप क्वेश्चन देखिए, बीएफडी। बीएफडी क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ड्राइव नॉर्मल भाषा में। ये ड्राइव क्या करती है, हमारे मोटर में मोटर की गति को स्मूथ कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है कि मोटर की गति में उतार चढ़ाव ना हो, स्मूथ चले और गति को ऑटोमेटिक कम ज्यादा करने में सहायक होती है, ठीक है। उसको हम ड्राइव बोलते हैं। बीएफडी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्या कहते हैं बीएफडी को, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हमारा ऑप्शन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या सही जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्या होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बीएफडी का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक स्क्रीन है, इस पे देखिए एक पट्टी जैसा है। तो ये जो हमारे तार के गुच्छे होते हैं ना, जिसको बोलते हैं तार के गुच्छे होते हैं, उसको केबल टाई बोलते हैं ना, केबल टाई, जो लगा के तार को आप बांध देते हैं। देखे होंगे आप, काम करेंगे इलेक्ट्रिशियन का तो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए दे रखा है नायलॉन केबल टाई, ऑप्शन बी है केबल बाइंडिंग स्ट्रिप और बटन, वायर स्लीव और वायर फेरूल। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वायर फेरूल इसको बोलते, सॉरी फेरूल नहीं होगा, फेरूल दूसरा होता है, ये नायलॉन केबल टाई है, ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फेरूल दूसरी चीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है कि बिना कह रहा है स्क्रू का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं बता दें, जो आपका हमारे पैनल बोर्ड होता है जिसमें सारे कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं मोटर में, पैनल में, तो उसमें एमसीबी होती है, रिले होता है, ओएलआर होता है, ठीक है, सारे चीजें होती है, कॉन्टेक्टर होता है। तो उसमें एक डील रेल लगी होती है और उस रेल पे हम क्या करते हैं, इसको बिना स्क्रू के माध्यम से उसमें एक लॉकर लगा होता है, लॉक को ओपन करके उसमें बिठा देते हैं, उसमें बैठ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डील रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डील रेल बोलते हैं। ग्रोमेट, ग्रोमेट क्या होता है, एक पैनल के जो वायर होता है जहां से पैनल में वायर एंट्री करता है ना, उसके कॉर्नर पर लगाते हैं ग्रोमेट को। ग्रोमेट हमारा जैसे पैनल के अंदर चूहा छिपकली ना अंदर जा पाए, जिससे कि वायर को काट उठ सके, तो उसको सुरक्षा के लिए हम ग्रोमेट लगाते हैं, ठीक है। और जी चैनल आप जानते हैं कि ये, और डीन रेल, तो इसका यूज करेंगे डीन रेल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, डीन रेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब पूछा है, यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा है ना, यूपीएस का फुल फॉर्म, तो यूपीएस के फुल फॉर्म को क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। यूपीएस का मतलब होता है अनकरप्टेड पावर सप्लाई।
इसको हिंदी में बोले तो बिना बाधित सेवा सप्लाई होता है, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि जो बिजली में बाधा न बने उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी लगातार पावर का बने रहना, ठीक है। तो हम ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। याद रखिएगा यूपीएस का कभी भी फुल फॉर्म पूछे तो एकदम याद रखिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा देख के, ठीक है। चलिए अब यह सिंगल फेज मोटर का सिद्धांत, जो सिंगल फेज हमारा मोटर होता है उसमें हमारी एक तो दो बाइंडिंग होती है, एक रनिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है, जिसे एक को बोलते हैं मेन बाइंडिंग, एक को बोलते हैं एक्सिलरी बाइंडिंग। और इसका जो लॉजिक दिया था हमारे जो साइंटिस्ट हैं फैराडे, ठीक है, फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम से इसको दिया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर डी सही हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार। जूल का नियम तो होगा नहीं, ये उष्मा के लिए लागू होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, इलेक्ट्रोलाइट तो होगा नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट किस पे लागू हो जाता है, आपकी बैटरी पे, ठीक है। ओम्स लॉ ये किसी हमारे सर्किट के लिए लागू होता है, ओम्स लॉ। जबकि डी क्या होता है, फैराडे लॉ, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहा है, देखेंगे कहा है कि सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिप कॉइल होती है वो हमारा रिमोट ऑपरेशन के लिए होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो होता है परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। तो उसको एक ऑटोमेटिक डिवाइस होती है, ठीक। जब ओवरलोड या कोई फॉल्ट आया तो सर्किट को तोड़ देगी, अब जब नॉर्मल स्थिति आएगी तो सर्किट को जोड़ देगी। तो ये एक रिमोट वाली घटना कही जाती है, तो जिसको कह सकते हैं कि रिमोट ऑपरेशन है। रिमोट हमारा क्या करता है, दूर से ही किसी चीज को ऑन ऑफ या वर्क करता है, तो उसके नाम पर इसको कह सकते हैं रिमोट ऑपरेशन, ठीक है। अंडर वोल्टेज सुरक्षा, इसके लिए तो हमें क्या लगाना पड़ता है, OLR लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या बी। चलिए कह रहा है कि थ्री फेज कॉन्स्टेंटिंग बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। पहली बात तो ये जो कॉन्स्टेंटिंग बाइंडिंग होती है वो थ्री फेज मोटर में नहीं होती है, जबकि ये सिंगल फेज मोटर में हम करते हैं, ठीक है। तो एक अवगुण ही हो गया। तो ये क्या होती है, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि अल्टरनेटर में कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक अल्टरनेटर की बाइंडिंग है और आप देख पा रहे हैं इसमें थ्री फेज दिया हुआ है RYB, और एक न्यूट्रल है, और आपका F1 है, F2 है, जो कि फील्ड बाइंडिंग है। F1 F2 उसमें क्या है, फील्ड बाइंडिंग है। जो उसको क्या कहता है, फील्ड बाइंडिंग अलग से जो दी गई है अल्टरनेटर में, उसके मैग्नेट को क्या करने के लिए किया गया है, एक्साइटिंग करने के लिए किया जाए, उत्तेजित करने के लिए करता है, कि जिससे कि हमारा आसानी से क्या हो, वोल्टेज डेवलप हो सके। तो चित्र में हम देख पा रहे हैं कि उसकी क्या है, कंटिन्यूटी को देखा जा रहा है कि वो बराबर है ना, कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं ना है, ठीक है। तो फील्ड बाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, फील्ड बाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा डिवाइस पॉइंट कांटेक्ट ग्रोन डिफ्यूजन और एलाय जंक्शन विधियों का उपयोग करके बनाया गया है। तो देखिए ग्रोन और डिफ्यूजन की विधि से हम इंडक्टर को बना नहीं सकते, प्रेरक तो हमारा कैसे बनता है, मोटर की बाइंडिंग, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो वो एक क्वालिटी होती है धातु की, तो रजिस्टर होगा नहीं। कैपेसिटर वैसे बनता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम डिफ्यूजन विधि से बनाते हैं, डिफ्यूज करके, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में
किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए जब दो चालक होते हैं तो दो चालक का जो इंसुलेशन होता है हमारा, क्योंकि चालक को दूर दूर रहता है, आपस में शॉर्ट नहीं होगा, तो उसका इंसुलेशन बहुत ही ज्यादा होगा, करीब मेगा ओम में होता है। तो 1 मेगा ओम से क्या होता है, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेशन उसका क्या हो जाएगा, 1 मेगा ओम से अधिक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा हमारा, 1 मेगा ओम से अधिक। क्योंकि देखिए दो सर्किट है और सर्किट को शॉर्ट सर्किट होना नहीं है, तो इसके लिए हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। और इसको हम किससे मेजर करेंगे, मेगा ओम से। ठीक है, ये मेगा ओम से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, मेगा ओम से। तो हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक रखेंगे, कम नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि स्क्रीन पे आपका देखेंगे, कहा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रक्रिया है, जैसे आपका कोई पोल वगैरह है उस पर जीआई की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जो कि बारिश से या जंग नहीं लगता है, उस पर ऐसी लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया से वो किया जाता है। तो उसको करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सा जनरेटर का यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम शंट जनरेटर लेते हैं। ठीक है, जबकि ओवर कंपाउंड कम्युलेटिव जनरेटर क्या होता है, हाई टार्क के लिए यूज करते हैं। और वहीं पे सीरीज जनरेटर है जो बूस्टर के रूप में करते हैं, पावर को जनरेशन में बूस्टर के लिए यूज किया जाता है सीरीज जनरेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना होगा, शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, बी, ए बी, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी, शंट जनरेटर। याद रखिएगा किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम बी सॉरी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा रिले बिजली कट जाने के बाद ही अपने कांटेक्ट को उसी स्थिति में रखता है। तो एक ऐसा रिले भी आता है कि अगर पावर कट भी जाता है तो वो अपने आप को उसी कंडीशन में रखता है, जिसको कहते हैं लैचिंग रिले। ठीक है, लैचिंग का मतलब होता है कि उसकी जो स्थिति है जैसे कि तैसे बना रहे, ओवरलैप रहे। ठीक है, उसको कहते हैं लैचिंग। ठीक है, इसलिए नाम दिया है, तो इसको बोल सकते हैं लैचिंग रिले। लैचिंग रिले दोस्तों ऐसा होता है जो क्या होता है कि पावर कटने के बाद भी अपने कंडीशन में ही पड़ा रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लैचिंग रिले। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन किसमें है, बी है। जबकि करंट रिले वोल्टेज रिले, ठीक है, रीड रिले भी होता है। ठीक है, करंट और वोल्टेज इस तरीके से कोई रिले नहीं होता है आपका। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा लैचिंग रिले, डी उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फिगर से। कहा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार हिस्टेरेसिस मोटर के एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो ये साइडेड पोल मोटर है। कौन सा मोटर है, साइडेड पोल मोटर का फिगर दिखाया गया है, जो आपका खिलौना वगैरह में छोटे उपकरण में यूज किया जाता है। तो इसके आर्मेचर में एक कट मारा जाता है। ठीक है, और उसमें एक अलग से बाइंडिंग की जाती है, जिसको कहते हैं आच्छादित बाइंडिंग या शेडिंग कॉइल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, आर्मेचर रिएक्शंस को कम करती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, शेडिंग कॉइल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेडिंग कॉइल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, शेडिंग कॉइल। स्टेटर बाइंडिंग, हार्ड स्टील रोटर और लेमिनेटेड आयरन स्टेटर, ये सब नहीं होगा, इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा शेडिंग कॉइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एक दिया गया है, कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया एल को सी से ट्रांजिस्टर बेस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एल को सी से जोड़ने का उद्देश्य है कि पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करना है। ठीक है, इसमें हमारा पॉजिटिव फीडबैक प्रदान होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करना। ठीक है, निगेटिव फीड प्रदान करने के लिए नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को बेस से।
हमेशा और हमेशा किसके लिए जोड़ा जाएगा? पॉजिटिव फीड के लिए। तो दिया है ट्रांजिशन बायसिंग वोल्टेज करता है, तो बायसिंग वोल्टेज वोल्टेज नहीं इसमें कुछ होता है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव फीड के लिए होता है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या लाभ है? रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर के उपयोग करने, रोटेटिंग फील्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें दो ही स्लिप लगाते हैं, चाहे फेजों की संख्या कितना भी हो, यही फायदा होता है हमारा। तो यहाँ पे हम दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होगी, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और फील्ड में दोष का पता लगाना है, फील्ड में दोष लगाने के लिए दूसरी सिस्टम हो जाएगा। फिर ठीक है, आपका सी है, दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारा एक चित्र है, ये ड्राइव है, ड्राइव का एक बॉक्स दिखाया गया है। ड्राइव क्या करता है? हमारे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, तो उसका एक फिगर है, इसमें सारे कंपोनेंट इसके अंदर भरे रहते हैं। तो इसके बाहर ही इसका चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो दिया है कि ग्लैंड प्लेट, टर्मिनल कवर, मेन ड्राइव असेंबली, कीपैड भाग, ठीक है। ये बाहर का हिस्सा है जिसे कहेंगे मेन ड्राइव असेंबली, जो पूरा पूरा बाहर का हिस्सा है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि मेन ड्राइव असेंबली, ठीक है, मेन ड्राइव असेंबली। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या सही हो गया? सी, मेन ड्राइव असेंबली। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहा है कि एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मोटर की स्पीड निकालने के लिए बहुत बार पूछा जाएगा, आप कहीं इंटरव्यू देते हैं या जहां भी, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई थ्री फेज कोई मोटर है तो उसकी गति कैसे ज्ञात किया जाए। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति का सूत्र होता है एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई के पी होता है। क्या होता है? एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी होगा। तो हम देखेंगे इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? एनएस सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ बाई पी, देख पा रहे हैं, पहला है पी एफ बटे 120, बी दे रखा है 120 बटे पी एफ, सी दे रखा है 120 बाई पी ऑब्लिक एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा 120 एफ बाई पी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखेंगे, कह रहा है यदि किसी अल्टरनेटर का फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? फील्ड एक्साइटेशन हम क्यों बढ़ाते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को रोकने के लिए। हम जानते हैं कि जब आर्मेचर प्रतिक्रिया इफेक्ट बढ़ता है तो हमारा जो मैग्नेट होता है रोटर का और स्टेटर का, उसमें लॉस होता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम अलग से एक्साइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीज चुंबकन प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंटिव द डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बीज चुंबकन प्रभाव को रोकने के लिए हम करते हैं, जिसे कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे फिगर में कहा है कि एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है? एक स्टार्टर है, ठीक है, तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ध्यान से देखिए, पहला है सेमी ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, बी है ड्यूअल स्टार्टर, ऐसा नहीं होता है। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, फुल ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर भी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रो पावर प्लांट में उच्च हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, हमारा जो जलाशय होते हैं वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट बिठाया जाता है, जो पानी से बिजली बनती है। तो पानी पहले पेनस्टॉक के माध्यम से टरबाइन पे आता है, टरबाइन घूमती है और उसी के साथ अल्टरनेटर घूमता है, तो हमारा बिजली का उत्पादन होता है। तो जल से होता है तो उसको बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टरबाइन लगी रहती है, ठीक है। तो बहुत ऊंचे हेड के लिए जो होता है, जब ऊपर से बहुत पानी गिरता है तो उसके लिए हम इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग करते हैं। कम रहता है तो वहां पे कपलान टरबाइन या फ्रांसीसी या रिएक्शन टरबाइन का यूज करते हैं, लेकिन ऊंचे हेड के लिए हमेशा और हमेशा इम्पल्स टरबाइन का यूज करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा टरबाइन लगाते हैं ऊंचे हेड के लिए? इम्पल्स टरबाइन। क्या याद रखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट में इसके लिए? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इम्पल्स टरबाइन। अगला है क्वेश्चन का अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग का जो प्रभाव है, यानी कि डीमैग्नेटाइज जो इफेक्ट है, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम अलग से क्या करते हैं? फील्ड एक्साइटेशन देते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी पूछे तो अलग से क्या करेंगे? फील्ड एक्साइटेशन देंगे। क्या हो जाएगा? तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन में देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ाकर। फील्ड एक्साइटेशन करेंगे तो डीमैग्नेटाइज इफेक्ट कम होगा, तो आर्मेचर रिएक्शंस भी कम होंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डीसी मोटर के ईएमएफ की गणना करने का सूत्र बताइए। अब हमारा मोटर है, कौन सा मोटर है? डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है, क्या होता है? बैक ईएमएफ का सूत्र होता है, उसको फार्मूला वो होता है ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट, ठीक है। वी माइनस और ईबी इक्वल टू क्या होगा? ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, यही होता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज और आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, जो वोल्टेज होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वो हमारा क्या होता है? ईएमएफ कहलाता है मोटर का, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर करंट की दिशा बदलना बेहतर क्यों होता है, ठीक है। कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर करंट की दिशा बदलना बेहतर क्यों होता है? इसलिए बेहतर होता है क्योंकि उसके मोटर की जो है कि विशेषता बनी रहती है, वो ज्यादा इजी और आसान और सुरक्षित तरीका होता है। तो हम मोटर की विशेषता को बनाए पहचान रखने के लिए और मोटर को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आउटपुट पावर बढ़ाने के लिए नहीं, रेटेड गति को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, और दक्षता को बढ़ाने के लिए भी नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देख पा रहे हैं ए, क्या लिखा है? मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कहा है कि एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। तो हम बता दें, एसी जो पावर होती है उसको आसानी से स्टेप या स्टेप डाउन किया जा सकता है, जबकि डीसी को करने में काफी कठिनाई होती है। इसके लिए उसको एक जगह से दूसरे जगह हम लेके पावर को जाते हैं, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी ये जो लाइन है ना, एक जिले से दूसरे जिले पे जाती है, ठीक है। गाजीपुर से बलिया, बलिया से बिहार, ठीक है। तो ये इसको कौन सी लाइन जाती है? ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है। और इसमें कौन सा पावर होता है? एसी पावर होता है, ना कि डीसी पावर होता है। इसको स्टेप और स्टेप डाउन करने में आसानी होती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अगला है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं, एफईटी, और एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर काम करता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारा वोल्टेज ओवर हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जब हमारा अल्टरनेटर चलता है ना, बड़े बड़े जो डीजी होते हैं जब चलता है,
तो जब वोल्टेज रिलीज करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, कभी 600 कभी 800 हो जाता है। और जब ज्यादा वोल्टेज होगा तो जो हमारा कंपोनेंट जो लगे हैं, जो मशीनें हैं 440 वोल्टेज पे चलती हैं, तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों तो हम इसमें यूज करते हैं एफईटी का यूज करते हैं, जो वोल्टेज को एकदम रेगुलेट रखता है, यानी कि कंट्रोल रखता है। इसको एक तरीके का एवीआर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें यूज किया जाता है, इसे कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ना कि कंट्रोल का, अरे करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं है। करंट कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम उसको रेजिस्टेंस उसका बढ़ाएं, उसके अलावा कोई नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, कह रहा है कि ये देखिए चित्र है और पूछा है कि ये क्या है, चिन्हित भाग का नाम है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा एक डीसी है ना, जो डीसी मोटर होता है उसमें पोल बने होते हैं जिसपे हम बाइंडिंग करते हैं, अलग से लगाएंगे। आप जब कभी मोटर को खोलेंगे तो देखेंगे, आप प्रैक्टिकल करने वगैरह आते हैं क्लास में तो देखते हैं, जब मोटर खोला जाता है तो उसमें पोल शू लगा होता है, ठीक है, जिसपे कॉइल बाइंडिंग स्टेटर की भरी जाती है, ठीक है। तो ये वही फिगर है, तो इसको कहते हैं पोल शू कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पोल शू कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोल शू। कौन सा सही होगा, बी सही होगा। उत्तर देखिएगा बी। तो इसको याद रखिएगा, पोल शू कहते हैं जो इस तरीके का फिगर आएगा, बड़ा आसान है, ठीक है, पोल शू। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए फ्यूज क्या होता है, फ्यूज हमारा ओवरलोडिंग से डिवाइस को सुरक्षा करता है, या शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई फॉल्ट हुआ तो फ्यूज क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और सर्किट हमारा ओपन हो जाता है और हमारे जो उपकरण होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। तो फ्यूज एक क्या है, सुरक्षित उपकरण, सुरक्षा डिवाइस है जो सर्किट को अनबैलेंस स्थिति में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। एक बार ब्रेक होने के बाद दोबारा ऑन नहीं करता है जब तक कि हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि वहीं पर रिले क्या, सॉरी, थर्मल रिले का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि उस मोटर में जब ज्यादा हीट होता है तो हीट को मेजर करके पावर को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जबकि आपका फ्यूज उतना हीट को रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये मोटर को कहीं ना कहीं मैकेनिकल लॉस होने से बचाता है, हमारा ओवर काम करने से, ओवर हीटिंग से बचाता है थर्मल रिले। तो हमें क्या कह रहे हैं, लगातार ओवर लोडिंग से बचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बी लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। तो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या सही होगा, बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक हाफ वेव दिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है, यदि एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। अगर आप इनपुट 24 वोल्ट एसी दे रहे हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि एक ही डायोड लगा हुआ है, तो जब एक डायोड लगा होता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, अगर दो डायोड लगा है तो वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसका फार्मूला होता है डीसी बराबर वी, डीसी बराबर 0.45 गुणे VRMS, ठीक है। तो 0.45 कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 24 वोल्ट। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10.8 वोल्ट आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही सूत्र होता है। यहीं पे अगर फुल वेव रेक्टिफायर कहेगा तो 9 हो जाएगा, 4 पॉइंट की जगह पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हो गया आपके 38 क्वेश्चन पूरे, ठीक है, सेकेंड ईयर के। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ अपनी राय भी दिया करिए, क्या है कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, हमारे क्लासेस ठीक है या इसमें कुछ कमी है तो आप जरूर उसके नीचे लिखिए कमेंट में। बाकी अगला क्लास
कल देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एग्जाम नज़दीक है तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू।